Manoj, please start now your Okay. subject. Huh? Um, गुड इवनिंग सबको, मनोहर तरफ से प्रणाम। ये पहला बार है मेरा ये ऑनलाइन इंटरवेंशन के लिए। दीपक जी, जोहार सर। हेलो। जोहार सर। नमस्कार नमस्कार। सो आज का ये सेशन है ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स। पहले मैं धन्यवाद बोलूँगा हरणी जी से, मेरा संपर्क हुई ये एक छोटी सी सेशन लेना है करके। राजेश साहब से पहले मेरा बातचीत हुआ कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालना है, फिर वो अभी शुरू नहीं हुआ, इसीलिए हम सोचा ह्यूमन राइट्स में शुरू करेंगे। ये बहुत छोटा सेशन है क्योंकि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, क्योंकि 8 बजे मेरा अभी एक क्लास शुरू होना है एक कॉलेज में। अब हम पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये सेशन थोड़ा हमको रिविजिट करने के लिए थोड़ा मदद करेंगे। हम सबको ये अंदाज़ा है कि मानव हक क्या है, इसके जुड़ा हुआ महिला हक क्या है। हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज एक छोटी से इंट्रोडक्शन करेंगे। इसलिए हम वुमेन्स राइट्स को ह्यूमन राइट्स के बारे में कैसे देख सकते हैं इस बात से मैं इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स पे। अब मानव हक हम बोलेंगे कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये बातचीत पे हम बात करने के टाइम में हम सोचेंगे पहले एक बच्चे पैदा होने से पहले माँ का कोख में रहने, वो उसी टाइम से उनका हक शुरू होंगे, क्योंकि हम जन्म से पहले भी उनका वो राइट्स है, वो हक है। इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स, वो which everyone inherits the moment one is comes in mother's womb. तो इसीलिए हम कानून भी है इंडिया में और बहुत राष्ट्र में। ये कानून है हमको 2002 पे वो अमेंड हो गया। वो पहला था 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट करके। इसके बाद 1994 में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक एक्ट आ गया। इसकी जुड़ा हुआ अभी एक एक्ट आ गया 2003 पे। वो एक्ट का नाम है द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। उसके बाद ब्रैकेट पे है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। इस पे हम अंदाजा लगाना है कि हमको पता होना कि महिला हक भी और बच्चों का हक भी इस पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम बोला हमको समझना पड़ना है कि मानव हक, महिला हक और बच्चों का हक वो पैदा होने के बाद में नहीं, पैदा होने से पहले भी वो मदर को रूम में रहने के टाइम में भी उसको हम रक्षण करना है। तो इसीलिए लिस्ट ऑफ लॉज भी लाया है गवर्नमेंट में, क्योंकि एक तरफ सिविल सोसाइटी का राइट्स है, सिविल सोसाइटी का ड्यूटीज है, दूसरा तरफ स्टेट का भी ड्यूटीज है इसका रक्षण करने के लिए। तो इसलिए हम उधर से शुरू करेंगे। इसके साथ हम थोड़ा ह्यूमन राइट्स पे बात करने के टाइम में क्या है ये मानव हक, थोड़ा बता सकते हैं हम आपका सोच पे हम क्या बोलना चाहते हैं। कोई आपको ये सवाल पूछे तो ह्यूमन राइट्स कहाँ है, मानव हक क्या है, क्या बोलते हैं?
ये सब लिसनर्स के लिए ये सवाल है। कोई मैं ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपको ये सवाल पूछा था, आपकी प्रश्न पूछा तो मानव हक क्या है, आप क्या बोलते हैं? बता सकता हूँ। हाँ उमेश जी बोलिए। मानव हक है कि जिंदगी जीने का अधिकार हो, स्वच्छ वातावरण उसको मिलने का अधिकार हो, शुद्ध एयर, शुद्ध वायु मिलना चाहिए, कोई उसको हार्म न पहुंचाए, ये सब अधिकार है। जीने का अधिकार है, वेरी अपनी गुड, बात रखने का अधिकार है, वेरी ये गुड। मानव। उमेश जी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जी, शुरू में ही आप शुरू में ही बोल दिया कि जिंदगी सुरक्षा रखने के लिए है हक। जी आर्टिकल हाँ, 21 में बोलता है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आराम से यस बोलता है कि यस राइट टू यस, लाइफ विद सिक्योरिटी। सो इस बात पे हम थोड़ा बातचीत करने हैं, तो हम सोचना है कि राइट टू लाइफ है सबके लिए, मानव या के लिए। सो इस बात पर आज का मुद्दा है कि वुमेन्स राइट्स, हम बोलने के टाइम में बच्चों को भी हक है, वो ह्यूमन राइट्स है। वुमेन्स राइट्स के बोले भी वो भी मानव है, इसीलिए हम राइट टू लाइफ उसको भी बारे में ये बातचीत रखने के लिए हक बोला है, वातावरण के हक बोला है, ये सभी हक है सबके लिए, सब ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इसीलिए हमको ये मैं भेजूंगा, ये स्लाइड्स मेरे पास है, मैं भेजूंगा। एक तरफ है हम ये कोर फ्रीडम्स बोलते हैं, ये बातचीत रखने के लिए, हम सुरक्षित जीने के लिए, हम आसपास घूमने के लिए, क्या काम करना हम चाहते हैं वो काम करने के लिए, क्या धर्म हम पालना है, वो धर्म पालने का वो फ्रीडम्स हमको है, और क्या सीखना है उसको हम ये कोर फ्रीडम्स इस एक मुद्दे पर रखते हैं, एक बॉक्स पर रखते हैं। दूसरा है इक्वालिटी, समानता, हम सबके लिए समानता रहना है। सो वो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मानव है कि हम जात, धर्म, भाषा, कहाँ रहते हैं, हम क्या काम करते हैं, इसके अंदाजे पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तारतम्य नहीं करना है। सो वो एक बात में हम एक बॉक्स पर रखेंगे तो वो मानव का एक ग्रुप है, इक्वालिटी, समानता। दूसरा है हम बोलने के टाइम में हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, हम जिंदगी सुरक्षा रखने के लिए हम सोचते हैं हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, सो हेल्थ भी एक बॉक्स पर रखेंगे। दूसरा है कि मानव को हम बात करेंगे तो शिक्षण, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सो ये शिक्षण है। अभी एक बात पे हम देखेंगे तो हम ये आहार का बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इम्पोर्टेंट मामला है कि सबके लिए इम्पोर्टेंस है फूड, एंड फूड का सिक्योरिटी रहना है, क्योंकि हम बोलते हैं आहार मिलना नहीं, आहार मिलने से हमको गवर्नमेंट कैसे मदद करते हैं, गवर्नमेंट क्या काम करना है। दूसरा है बात है कि शेल्टर, घर रहना है, आदमी को एक जगह पे रहना है, वो उसके लिए एक छोटी से घर नहीं तो बड़ा से घर, उसको घर रहना है। शांति अभी एक बात है, ह्यूमन राइट्स पे हम बात करने के टाइम में शांति इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ये पीस रहना है। ये लास्ट में है, हम बोलने के टाइम में बोल सकते हैं डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानव पे बात करने के टाइम में हम बोलते हैं ये डेवलपमेंट। इस बात पे हम थोड़ा ध्यान देना है कि ये डेवलपमेंट क्या, किस बात से है। डेवलपमेंट हम आदमी से जुड़ा हुआ बात करेंगे, नहीं तो डेवलपमेंट सिर्फ ये वातावरण के बारे में बात करेंगे। शुद्ध वायु है, इसीलिए हम बहुत प्लान बनना है, और हम आदमी एक तरफ से उनका हक है इधर से उधर चलने के लिए, दूसरा राष्ट्र जाने के लिए और दूसरा स्टेट जाने के लिए, इसका हक में हम बोलेंगे तो हम बहुत बड़ा रास्ता बनना है, 10 लेन रोड बनना है, फार्म्स को सभी निकालना है, वो सभी बात करने के टाइम में इसको थोड़ा हम ध्यान में बात करना है, क्योंकि आप भारत राष्ट्र में और इडीी विश्व में आप बात करेंगे तो डेवलपमेंट के बारे में बात करने के टाइम तो बहुत सारा न्यूक्लियर प्लांट्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं,
बहुत सारा बिल्डिंग्स बड़ा बड़ा बनता है। सो हम बहुत टाइम मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करने के टाइम में मैं इस बात से बहुत ध्यान से बात करूंगा कि डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये डेवलपमेंट एट हुज कॉस्ट, ये सवाल हम पूछना है। किसका साथ ये अन्याय हो रहा है उसका विरुद्ध हम आवाज उठाना है, क्योंकि वो उनका डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका मानव हक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ ये सब्जेक्ट हम बात करने के टाइम में, एक तरफ ये पुअर, दलित, वुमेन, चिल्ड्रन, आदिवासी, ट्राइबल्स, फिशरमैन, ये लोग एक तरफ होंगे। दूसरा टाइप कंपनीज, गवर्नमेंट और बड़े ये पैसा लोग एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये लोग बोलेंगे तो दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, दिस इज अगेंस्ट डेवलपमेंट, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अगेंस्ट डेवलपमेंट करके बात करेंगे। अब आज हम पूरा नहीं पढ़ सकता है। आज महाराष्ट्र में एक मीटिंग चल रहा है कि दे टॉकिंग अबाउट अडानी एंड हिज एम्पायर करके एक मसला चल रहा है। तो इस बात पे हम बात करने के टाइम में एक लोग एक राइटअप निकाला है कि द ऑर्गेनाइजर्स आर ऑल नेक्सलाइट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड टुगेदर आर ऑर्गेनाइजिंग करके लिखते हैं। सो हम सवाल पूछने के टाइम में हमको हक है, हम सवाल पूछने का है, बात करने का है, हमारा समस्या हमें टेबल पर रखना है। तो इस पूरा अंदाजा में हम बोलेंगे ये कोर फ्रीडम्स है, समानता, आरोग्य, शिक्षण, आहार एंड देन वसति, ये क्या शेल्टर एंड देन पीस, डेवलपमेंट। इसका केंद्र बिंदु है कि इम्पोर्टेंट मसला है कि हमारा साथी ने बोल दिया, पहले ही बोल देने टाइम में उमेश जी ने बता दिया, ये इंडिविजुअल राइट्स है। सो हमारा बात है कि राइट टू लाइफ वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में हम बोलेंगे राइट टू लाइफ विद लाइवलीहुड, रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट है। आदमी जी सकता है, आदमी कैसे सीखता है जी सकता है, तो रोजगार नहीं है तो नहीं जी सकता है। इसीलिए हम सबको अंदाजा रहना है कि हम मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, वो किस बात में है? 100 डेज वर्क है, वो 100 डेज वर्क करने के लिए हमको दरमा मिलेगा। सो इस बात क्यों एक पहले टाइम इंडिया एक ऐसी कारण लिया है कि ये राइट टू लाइफ को संरक्षण करना है, ये गवर्नमेंट का एक रोल है। सो इसीलिए वो क्या किया, सिर्फ आहार देने नहीं सकता है, इसलिए वो सोचा कि ये 100 डेज वर्क करें। उसमें गलतियां हैं, उसमें कमियां हैं, वो हम उसके साथ बहुत आईके मेंबर्स भी काम कर रहे हैं, आईएफए मेंबर्स भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इसलिए हम सोचना है कि ये राइट टू लाइवलीहुड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ है डिग्निटी, वो सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये बहुत जोर से सोचना है कि इस बात पे हम रखना कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और ये डिग्निटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इसलिए हम ये पूरा बात को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो इसके महिला का हक है, महिला हक भी इसलिए इडी विश्व में हम सोचना है कि वुमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स का नारा एक लगाया है। वुमेन अलग नहीं है, वुमेन भी ह्यूमन है, वुमेन भी मानव है करके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग से वो बातचीत रखा गया है। इसीलिए हम सोचना है कि 1948 में यूडीएचआर आ गया, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो 30 आर्टिकल्स है, उसमें ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इन डिग्निटी एंड राइट्स करके बात, वो ऑल ह्यूमन बीइंग्स के बातचीत पर हम रखने के टोन में वुमेन भी ह्यूमन बीइंग है। सो बट ये सारा मसला क्या हुआ, तो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है, जात है, धर्म है, इसके अंदाजे पे हम बात करने के टाइम में महिला सेकेंड क्लास सिटीजन हो गया। सो इसको हम कैसे हम ह्यूमन राइट्स के बारे में देखना है करके आज का बातचीत हम रखना है, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचना है। इसलिए हम हरनी जैसे पहले थैंक्स बोलूँगा, तो ये सिर्फ वुमेन्स राइट्स नहीं, वुमेन्स राइट्स को ह्यूमन राइट्स के बारे में कैसे सोचना है। सो हम बहुत बार ये बोलते हैं तुम्हें बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको अलग नहीं देखना है, वुमेन को अलग देख सकते। तो हम क्या सोचते हैं, वो पुरुष का
साथ ये हक ज़्यादा है, इसीलिए हम देते हैं महिलाओं को, बच्चे को हम देते हैं। ये वंचित है कि हम उसके पास से छीन के हम रखा है हमारे पास। तो हम सोच रहे हैं कि हम वो नहीं करना है, उसको फ्रीडम छोड़ना है, फ्रीडम देना है कि हम उसको फ्रीडम छीन लिया है पहले, वो मानना है पहले। वो व्यवस्था ऐसी है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट है, कास्ट है, अभी देवदास सिस्टम है, उस देवदास सिस्टम है रिलीजन और जुड़ा हुआ पुरुष। तो इसलिए हम ये दोनों भी सोचना है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचने के टाइम में वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। सो वुमेन इज फर्स्ट ह्यूमन बीइंग देन जेंडर। तो इसलिए वो बहुत सूक्ष्म है कि वुमेन आर रेलिगेटेड टू सेकंड क्लास पोजीशन बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी, बाय कास्ट, बाय रिलीजन, बाय अदर फोर्सेस। इसको हम कैसे मिटा सकते हैं और इसको अंदर लाने के। तो इसलिए हम इंटरनेशनल में भी सोचा है। तो 1979 में हमको आ गया है एक सीडा कन्वेंशन। तो सीडा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट से हमको आ गया। 1948 पे आ गया ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बाद में 48 से 79 तक विमेन को अभी एक डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। तो इसलिए 1979 पे एक डॉक्यूमेंट आ गया। वो डॉक्यूमेंट का नाम है सीडा, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सो हम तारतम्य करते हैं महिला के ऊपर। सो वो करने के टाइम में हम सोचना है कि क्या क्या है। हम मेरे पास एक स्लाइड है, उसको हम डाल सकते हैं, देखिए। Harini, can you see it? Yes, yes. ओके ओके। तो हम आज थोड़ा इसको देखेंगे, तो फिर क्योंकि हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है, तो हम सोचेंगे इधर आपका स्लाइड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर स्लाइड आ गया है। और जन्म से पहले हम देख सकते हैं क्या मसला है महिला के लिए। फीमेल फीटिसाइड, अबॉर्शन, वायलेंस अगेंस्ट प्रेग्नेंट वुमेन। ये महिला प्रेग्नेंट रहने के टाइम में उसके बाद अन्याय हो सकता है, अन्याय हो रहा है हमारे देश में भी। सो अबॉर्शन करता है। और ये फीमेल फीटिसाइड, वो फीटस पुरुष है, इट्स ओके, महिला है तो हम उसको ध्यान देते हैं, उसको निकालना है करके। सो पंजाब पहला स्थान पर है इंडिया में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है, फिर भी विमेन के लिए वो सेकंड पोजीशन में है। दूसरा है सेकंड, हम बेबी रहने के टाइम में विमेन को क्या तकलीफ है, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड हम बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन, उसको ऊपर अन्याय लगता है कि वो महिला है, इसलिए उसको ऊपर अन्याय करना है। तीसरा है कि वो चाइल्ड, डिफरेंट स्टेजेस पे हम चाइल्ड को अपना गया तो उसको लेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, उसको शिक्षण का अवसर पर बहुत ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो लेडीज है। वो बात करने के टाइम में, वो बोलने के टाइम में हम सारे बोलते हैं वो शी इज गोइंग टू गेट मैरिड एंड गो टू अनदर हाउस, वो दूसरे घर में शादी करके जा सकते हैं। इसलिए क्यों उसको पढ़ाना है, आस पास में रखना है और घर का काम में लगाना है, क्योंकि वो दूसरे घर जाएंगे। लड़का को सीधा पढ़ाना है, क्योंकि वो हमारा देखभाल करके उसको हम। चाइल्ड मैरिज है, वो बाल विवाह बहुत सारे हमारे राष्ट्र पर है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे पास। सेक्सुअल अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग है, एक जगह से दूसरे जगह को वो गर्ल्स और वुमेन को लेते हैं, वो सेक्सुअल पर्पसेस और लेबर पर्पसेस। लास्ट में इंड्यूस्ड फियर साइकोसिस, वो गर्ल्स को हम बहुत डर से उसको निभाते हैं और उसको पैदा करने के बाद उसको पालन पोषण करते हैं, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, ये है वो करके हम बोलते रहते हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड है, हम सोचने के टाइम में वो गर्ल, वो नेक्स्ट स्टेज पर गर्ल, वो एडोलेसेंट एज पे आने के टाइम में नो चॉइस इन मैरिज, विवाह करने के टाइम में उसको चूज करने के लिए उसको राइट्स ही नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं। लेस वेजेस, काम करने के टाइम में पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वुमेन को लेस वेजेस मिलेंगे। बीट्रे, शोषण करते हैं और उसको चीटिंग करते हैं, उसको लव
मैरिज, ये सभी हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, महिला काम करते हैं, काम करने के टाइम में बहुत टाइम हम सोचे हैं कि पैसे भी वो नहीं ले सकते हैं, काम करते हैं वो पैसे भी नहीं ले सकते, वो पैसे भी थोड़ा हमको बोल दिया है बहुत टाइम में कि माय हस्बैंड डजंट टेक द मनी मेरे पास से, और आई कीप इट नियर द गॉड्स फोटो, देवर का फोटो पर मैं रखता हूँ, बाद में वो लेंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस। काम करने की जगह पर वायलेंस है और उधर भी डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए हमको अभी नया एक विशाखा जजमेंट के बाद में हमको एक नया लॉ आ गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट करके। तो इसीलिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रखना है और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी रखना है, क्योंकि वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका मानव हक विरुद्ध है करके। सेक्सुअल अब्यूज एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन भी है, पीपल उनको पुश करते हैं प्रोस्टिट्यूशन और दूसरा काम के लिए। ये अडल्ट एज का ऊपर हम देखेंगे कि डाउरी हरासमेंट, क्योंकि शादी के बाद, शादी होने के टाइम में डाउरी के बारे में हम हरासमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा देना है, लेना है, वो सभी है। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, इस पे है बहुत सारे मसला वुमेन पर हो गया। लास्ट वन ये स्लाइड पर है कि नो प्लेस इन एंसेस्टर होम। एक लड़की शादी होने के बाद उनके माँ बाप घर नहीं से आ सकते, क्योंकि वो बोल सकता है कि यू आर नाउ मैरिड एंड उनका घर में ही रहना है। तो एंसेस्ट्रल होम का राइट्स उनको नहीं रहेंगे। इसके साथ हम सोचेंगे दी ओल्ड एज, हम पहले से पहले सोच लिया, और लड़की और बड़ा लड़की, देन शादी, देन यू ऑल्सो सी ओल्ड एज। इसमें डिस्क्रिमिनेशन विडोज, वो विधवा हो गया तो विधवा है विमेन, उसको अलग हम देख सकते हैं, देखते हैं। तो घर से बाहर आने के टाइम में वो सामने आ गया तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट, सो हम फिर वापस घर जाएंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, ये सभी हम रिलीजन के बारे में और गुड फेथ, बैड फेथ सभी हम यूज़ करेंगे। सेक्सुअल वायलेंस एंड ओल्ड एज और होमलेस, बहुत लेडीज और पुरुष भी है, बट हम इधर लेडीज़ के बारे में बात करने के टाइम में बहुत लेडीज़ को हम ओल्ड एज होम पर जाएंगे, और नहीं तो ऑन द स्ट्रीट होमलेस है। हम वाराणसी में और दूसरी जगह पे हम देखने के टाइम में बहुत साल से हमको मिला इन्फॉर्मेशन कि दिस इज नथिंग बट दैट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड देन ओल्ड एज वुमेन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो हम इधर देख सकते हैं ये राइट्स क्या है। ये राइट्स है सिंपल, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके नाते उसको हक मिल रहा है। तो इधर सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, वो कौन सा जात है नहीं सोचना है, वो कौन सा धर्म है वो नहीं सोचना है, कौन सा राष्ट्रीयता है उसको नहीं सोचना है, उसका एबिलिटी और डिसेबिलिटी है करके क्या डिफरेंस है वो हम नहीं सोचना है। उसका बिना सोचना है कि वो राइट्स है। और ये राइट्स कौन दिया है, इसलिए हम पहले थोड़ा बात करने में हम रखते हैं कि ये राइट्स है मानव से जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। सो ये गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता है, पुरुष नहीं छीन सकता है, हस्बैंड नहीं छीन सकता है, भाई नहीं छीन सकता है, तो रिलीजियस लीडर्स भी नहीं छीन सकता है। तो इसलिए कोई भी ये हक हमको नहीं दिया है, ये हम जन्म देने के टाइम में उसको साथ ही हम जन्म हुआ करके हम सोचते हैं। सो ये बात पे थोड़ा लिटिल बिट हम थोड़ा ध्यान दें तो बहुत टाइम हम सोचते हैं दलित, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सभी सोचते हैं somebody has to give us rights। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ये डिपेंडेंसी है, राइट्स है। एक आदमी दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है, इतना ही इनफ। बट इसको हम थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो हम उसका हक छीन के रखते हैं। बाद में हम बोलेंगे व्हाई शुड वी गिव सो मच राइट्स टू देम करके हम बोल दिया तो दैट इज अगेंस्ट ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो इसके बारे में अभी एक स्लाइड आपके सामने है कि वुमेन एंड मेन हैव डिफरेंट राइट्स। वो भी मानव है हम बोलते हैं, क्यों उसको डिफरेंट राइट्स बोलना है, डिफरेंट राइट्स है। हम सोचते हैं उनका फ्रीडम्स और राइट्स अलग नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी मानव है। बट सम राइट्स आर स्पेसिफिकली महिला के लिए बहुत राइट्स इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा हो उनके ऊपर होंगे, प्रेगनेंसी राइट्स वायलेशन ज़्यादा होंगे, और वो
बच्चे को जन्म देता है, इसीलिए उसको स्पेशल नीड्स है, इसीलिए उनको स्पेसिफिक राइट्स थोड़ा मिलना है। स्पेसिफिक राइट्स देने में पुरुष स्टेट बहुत सामने आना चाहिए करके हम ये विमेन एंड मैन हैव डिफरेंट राइट्स करके हम सोचते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एक टाइप राइट्स बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर हम देख सकते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द राइट्स ऑफ अदर्स। सो सबका ड्यूटी है कि अभी एक आदमी दूसरा आदमी के लिए उनका हक वो प्राप्त करने के लिए हम काम करना है, उसको रक्षण करने में हम काम करना है। सो इस बात पे हम ध्यान दे सकते हैं दैट एक आदमी और एक पुरुष और एक महिला, अब उनको दूसरों का हक छीनने के लिए हक नहीं है। सो वेदर इट इज वुमेन और मेन, वो हक नहीं है। उस बात पे हम ध्यान दें तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द अदर्स। सो इस बात पे हम रखते हैं जब हमको जवाबदारी है रेस्पेक्ट करना है और संरक्षित करना है मानव के लिए। सो इसमें ज़्यादा है पावर और काम और ड्यूटी गवर्नमेंट का, वो नेशनल गवर्नमेंट चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट चाहिए और इंटरनेशनल गवर्नमेंट। तो इस बात पे हम थोड़ा डॉक्यूमेंट्स ध्यान से हम देखा तो हम स्क्रीन के ऊपर है UDHR पायलट डॉक्यूमेंट 1948 में आ गया यूनाइटेड नेशंस में। सो वो डॉक्यूमेंट आप देख ले तो वो हिंदी पे भी है, उड़िया पे भी है, मराठी पे भी है, प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा विनती है कि आप उसको डाउनलोड करके देखना है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। हमारा सिविल राइट्स क्या है और पॉलिटिकल राइट्स क्या है उसके बारे में एक कन्वेंशन 1966 पर आ गया है। वो कन्वेंशन हम इंडिया भी साइन करें। दूसरे थर्ड वन है कि ICESCR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, पानी, बिजली और एनवायरनमेंट, ये सभी हम बात करने के टाइम में कल्चरल राइट्स और काम करने के लिए हक, ये सभी हम इस हक पे देखते हैं। फोर्थ वन है वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन, CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वुमेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये 1979 पर आ गया। आफ्टर 1948 कितने साल हो गए थे 1979 पर, क्योंकि ये स्पेशल राइट्स है वुमेन के लिए, उनका राइट्स भी नहीं मिला है करके पूरा बातचीत होने के टाइम में वो CEDAW एक डॉक्यूमेंट आ गया, वो इंडिया भी साइन किया है इंटरनेशनल में। वो लास्ट वन है डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो दिस इज एक छोटी से इंटरवेंशन पे हम देख सकते हैं। UDHR है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, उसके बारे में सबका सिविल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स में बातचीत हो रही है। थर्ड डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ वन है ये CEDAW कन्वेंशन, उसके बारे में हम विनती करते हैं कि हरणी जी से एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन करना है कि वो CEDAW क्या है, क्या बातचीत हो गया था। सो इसके साथ में हम ये अभी एक डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि Can you see it, Harni, now? Yes, yes. Okay, okay. ये है वेरी स्पेसिफिकली हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे टाइम में द कन्वेंशन ऑफ द Please scroll. Otherwise, only one net come. I know, I'm coming. So इसके बारे में हम देखेंगे तो ये है CEDAW कन्वेंशन। हम इतना टाइम में बात किया है कि just hold on a minute. Hey, ಆಯ್ತಾ? Okay, give it there first, give it there. Thank you. This one. Come this side. I'm in a session.
सॉरी, मैं एक बच्चे के साथ एक ट्यूशन में है। आज एक लड़की का बर्थडे जन्मदिन है, इसलिए वो मना रहे हैं, वो साउंड ज्यादा हो गया। सो हम इधर ये मैं पूरा स्लाइड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमको थोड़ा ये सीरा कन्वेंशन के बारे में बात करने टाइम में व्हाट आर द राइट्स ऑफ वुमेन अंडर सीरा, महिला के लिए क्या क्या हक है, ये सीरा कन्वेंशन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें हम दे सकते हैं ये है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये पहला डॉक्यूमेंट है, महिला के लिए पूरा हक के बारे में बात कर रहे हैं। एक पहला सवाल है हमारे सामने है इक्वालिटी, समानता है। सेकेंड है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसको कोई बात पे हम उसका समानता का विरुद्ध नहीं करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वेदर इट इज लेडीज, वेदर दलित लेडीज, वेदर डिसेबल्ड लेडीज, इसके बारे में कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है। ये है इस सीडा का पूरा 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इसके साथ है ये स्टेट ऑब्लिगेशंस, क्योंकि हम बोलते हैं स्टेट डज नॉट हैव अ रोल टू प्ले करती है, क्योंकि ये 2 आदमी के बीच में है। इट इज बिटवीन मेन एंड वुमेन, इट इज बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, इट इज बिटवीन रिलीजन एंड रिलीजन। बट हियर हम दे सकते हैं ये स्टेट ऑब्लिगेशंस है। 2 मानव के बीच में कुछ हुआ तो उधर स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटरवेंशन करना है। इसलिए आईपीसी, सीआरपीसी है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, कोर्ट्स है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, और वुमेन्स कमीशंस है अभी, और वुमेन पुलिस है, पिंक पुलिस बोलते हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इधर कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको एलिमिनेट करना है। इसलिए देवदासी पद्धति, सती सिस्टम, ये सभी हमारे सामने अभी नहीं है, क्योंकि अब उसको निकालना है करके स्टेट बहुत सारे लॉज लेके आए। और ये दूसरा है कि रियलाइज सब्सटैंटिव इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिला के बीच में समानता लाना है, उसको अलग अलग नहीं रहना, वो इक्वल रहना है करके वो स्टेट का एक रोल है, वो इम्पोर्टेंट। तीसरा है ये प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड फुलफिल वुमेन्स ह्यूमन राइट्स। महिला मानव हक को हम उत्तेजन करना है, उसको पूरा करना है, उसको रक्षण करना है। ये 3 रोल बहुत साफ साफ से हम दे सकते हैं, ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है। ये कौन सा स्पेयर में ये करना है करके हम देख नहीं सकते हैं। वो सिविल राइट्स है महिला का, उधर भी स्टेट का काम है। पॉलिटिकल राइट्स उधर भी स्टेट का काम है। इकोनॉमिक राइट्स काम करने के टाइम में वो दूसरे टाइम में है, इकोनॉमिक राइट्स उधर भी वो स्टेट का काम रहना है। सोशल राइट्स भी हम दे सकते हैं, वो स्टेट का ऑब्लिगेशन है। लास्ट है कल्चरल पार्ट। सो सिविल राइट्स हो तो पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स और कल्चरल राइट्स, ये 5 स्पेस में भी स्टेट का काम ज़्यादा है, वो काम करना है करके हम देख सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं 193 कंट्रीज है वर्ल्ड पे, 189 स्टेट पार्टीज है ये कन्वेंशन। वो सभी लोग ये कन्वेंशन को साइन किया है, क्योंकि वो वापस जाके उनका वुमेन को ये हक प्राप्त करके इंटरनेशनल एरिना पे वो साइन किया है। मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, ये आर्टिकल 1 को थोड़ा पढ़ के हम बताने के बाद हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सवाल है तो हम बात करेंगे। दूसरा एक मौका मिलने के टाइम में हम आपके साथ अभी ज़्यादा थोड़ा डीप में जा सकते हैं। ये आर्टिकल 1 ऑफ द सीडा ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रिस्ट्रिक्शन मेड ऑन द बेस ऑफ सेक्स। वो जेंडर के बारे में बात करने के टाइम में हम बोलते हैं सेक्स। बेस्ड ऑन सेक्स एनी स्पेसिफिक हमें वायलेशन किया तो उसको अलग रखे तो उसको थोड़ा फ्रीडम लेंगे, वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। ये तीनों मिलके हम देख सकते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन उसका मानव हक एंजॉय करने के लिए वो वुमेन का उसका स्वतंत्र हरण नहीं हो रहा है। इसको हम मूलभूत स्वतंत्र बताते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो शादी हुआ तो पर नहीं, शादी नहीं हुआ तो भी उसका ये आर्टिकल 1 उसको अन्वय होता है करके हम सोच रहे हैं।
ये कोई फील्ड पर, ये पॉलिटिकल फील्ड होगा, इकोनॉमिक फील्ड होगा, सोशल फील्ड होगा, कल्चरल फील्ड होगा, सिर्फ एनी फील्ड है तो वो वुमेन के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम ये स्लाइड इधर खत्म करेंगे, तो आई विल स्टॉप हियर फॉर सम टाइम and then we will see, we will carry on next time, and then if you have any questions we will actually try to take some of them. We are now 7:15, another 15 minutes I thought I'll stop here, so if there are some questions I'll take questions. Harni, okay? नए सदस्य आए हैं, हरिणी नए मेंबर्स आए हैं, लेट देम आस्क, जैसे उमेश जी है और बाकी काफी हैं। हरिणी अनम्यूट करिए, यू आर म्यूटेड। Any questions, उमेश जी? आप सवाल है? जी हरनी जी, मेरा सवाल है कि क्या कोई ये ओल्ड एज लोगों के लिए कोई मेंटेनेंस का कोई एक्ट आया है क्या अभी न्यू मनोहर जी से? ओके, वेरी गुड। उमेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगे हैं, क्योंकि ये बहुत सोचने बात है कि हम ये ओल्ड एज के लिए हम थोड़ा भी रेस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि हम भी ओल्ड हो गए, हमारे बच्चे को भी वो पता होना चाहिए। बट देयर इज एन एक्ट व्हिच इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये कानून है, स्टेट लेवल कानून में है कि उसको हम प्रोटेक्शन करना है, इसीलिए स्टेट उसको अलग से देखेंगे। तो उसका ये ओल्ड एज पेंशन थोड़ा उसको डिसेबिलिटी हो गया तो वो देखेंगे, बट स्पेसिफिकली उसको बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम बोला है कि उसको देखभाल करने के लिए बच्चे, सन्स, डॉटर्स और इन लॉज भी देखना है, उसको डॉटर इन लॉ और सन लॉ भी देखना है। वो कानून में है अभी, सुप्रीम कोर्ट बहुत केस को वो हम निकाल के हम आर्मी से थोड़ा शेयर करेंगे, तो हमारा मेंबर्स को उसको बांट लेंगे हम आपस में। आई कैन सेंड सम लिंक्स एंड वेरी स्पेसिफिकली स्टेट का कोई कानून है तो हम वो निकाल के आई विल पुट टुगेदर एंड आई विल सेंड इट अक्रॉस। Okay, and you send that PPT also, Manohar. Yeah, I'll do that. Okay. Any You other? can share. हरनी जी, मैं पूछ सकता हूँ सवाल? हाँ, अशोक जी, पूछिए। yeah. पूछिए। अशोक जी, अशोक जी बोलिए। हाँ, तो हेलो बोलिए अशोक जी बोलिए। हाँ, राज्य का मानव अधिकार आयोग और केंद्र का मानव अधिकार आयोग, उसकी जो भी कार्य प्रणाली है और जो शिकायत निवारण का ढांचा है उसका, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर जानकारी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मुद्दे आते हैं और फिर बुजुर्गों के प्रताड़ित करने के मुद्दे आते हैं, तो हम उसको कैसे मानव अधिकार को जोड़ते हुए और मानव अधिकार आयोग को लिख सकते हैं या उनको जवाबदेह बना सकते हैं, मेरा ये सवाल है। अशोक जी बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के टाइम में। हम सोचा है कि हम राजेश जी से बातचीत हुआ और दीपक जी से बातचीत हुआ है कि हम उसको एक अलग टाइम में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का रूप में देखें और ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखें। बट हम देखना है कि हमारे राष्ट्र पे, इंडिया पे 170 कमीशंस है। राष्ट्र मानव का आयोग है, राज्य मानव का आयोग है, राष्ट्र महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग है। आप कौन सा स्टेट से हैं अशोक जी? मैं दिल्ली से हूँ, थोड़ा सा बाइक चला रहा हूँ इसीलिए बार बार अनम्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। ओके, वो पर नहीं। आप दिल्ली से हैं तो हम बहुत सारे टाइम दिल्ली आ गया है और दिल्ली कमीशन का चेयरपर्सन भी हमको बहुत क्लोज है। बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको हम रिसोर्स पर्सन मिला है। वो दिल्ली कमीशन में भी, दिल्ली विमेंस कमीशन, हम घरेलू समस्या है तो और ह्यूमन राइट समस्या है तो भी उसको हम वेरी स्पेसिफिकली महिला
आयोग पे ले सकते हैं जी और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी ले सकते हैं। अब वो जी कौन सा काम है, किस तरफ है, वो मैं आपका पास छोड़ूंगा। बट ये दोनों टाइम है तो एक साल का अंदर वो प्रॉब्लम है तो वो ले सकते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। वुमेन जी जी कमीशन हम ले सकते हैं, उधर मसला है क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टेट का वायलेंस है, वो सभी ले सकते हैं। वो कंप्लेंट लिखेंगे तो वो विक्टिम कौन है, वो किस आदमी को तकलीफ हुआ, वो डायरेक्ट लेना है। वो नहीं ले सकते हैं तो उसके बाद उसके साथ कोई जाना है, वो भी ले सकते हैं, वो कंप्लीट दे सकते हैं। जी जी शुक्रिया। या थैंक यू। मनोहर जी, या प्लीज। या मैं अरविंद मूर्ति बोल रहा हूँ यूपी से। ओके हाँ, अभी यूपी में इलाहाबाद में जहाँ हाई Okay. कोर्ट है, SM2 Okay. प्रयागराज, ओके वहाँ एक गैंग वार हुआ है ओके और उसमें एक मतलब जो गवाह था उसकी हत्या हुई है दिन दहाड़े। ओके और पुलिस ने उसमें एक यूथ को ये मान के, उसका नाम FIR में भी नहीं है, ओके बस वो CCTV फुटेज में उसको पहचान किया कि वो जो लोग जो हमलावर आए थे उनकी गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर, ओके उसको मुठभेड़ में मार दिया। और जो हम लोग ह्यूमन राइट्स में और पुलिस मैनुअल में जो चीज़ें मानते हैं, जानते हैं कि पुलिस को न्यूनतम मुठभेड़ में भी गोली जो है वो कमर से नीचे मारनी चाहिए, उसको दोनों गोली जो लगी है वो एक हेड में लगी है और एक सीने में लगी है। और हम लोग ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद में हुआ है तो वो सो मोटो नोटिस ले इसका, ओके लेकिन अभी तक उस पर कोई हाई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर रहा है कि आप जिसका नाम FIR में नहीं है वो कोई अननोन पर्सन हो सकता है जिसको आप गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको मार गिरा है। तो इसको कैसे एज एक ह्यूमन राइट के रूप में लिया जाए? उसकी माँ हम लोगों के संपर्क में है। ये कर सकते हैं हम इमीडिएटली। एक कंसर्न सिटीजन्स एक टीम बन के एक फैक्ट फाइंड निकालना है। वो हम बहुत टाइम ये ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करने के टाइम में अब एक फैक्ट फाइंडिंग करना है कि क्या मामला हुआ, कहाँ हुआ करके वो हम जोड़ना है, उसको एक रिपोर्ट निकालना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक DG और IG से बात करना है। एक दूसरा बात है कि हम ह्यूमन राइट्स कमीशन जाना है एंड देन एक पिटीशन फाइल करना है वो रिपोर्ट के साथ और वो पेरेंट्स के साथ। सो जब थोड़ा प्रेशर पुलिस के ऊपर आ जाएगा देन उसको थोड़ा सीधा साधा से देख सकते हैं। सो ये दो तरफ वी कैन एक्चुअली इंटरव्यू। थैंक यू। हेलो हेलो। बोलिए निरंजन जी। हाँ मैम, हम बोलना चाह रहे हैं ना कि यहाँ घरेलू हिंसा बहुत से झारखंड में देखी जाती है, हाँ हाँ जो तरह तरह के पुरुष लोग महिला लोग पे शराब पीकर और मारने, धमकाने या छोड़ने की बात कही जाती है। तो इससे कोई कानून है कि लोगों की ये हिंसा, घरेलू हिंसा दूर किया जाए और आपस में मिल के ही रहे? ये दो बात है। अभी एक उनको आपस में रहना है करके, बट वो वुमेन को बहुत तकलीफ हो गया तो वो अलग हो चाहते हैं तो वो कानून कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस है, दो मामला वो इंडियन कल्चर पे है कि महिला को हिंसा देने के लिए पुरुष को बहुत राइट्स है करके हम सोचते हैं। बट पुरुष को सोचना है कि शादी के बाद उनका कैसी हक है वैसी समान हक है वुमेन का, उसको सेकंड क्लास हक नहीं होगा। बट इसीलिए हम देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक राष्ट्रीय कानून है, सब स्टेट के लिए रूल्स भी है। सो वुमेन कंप्लेंट कर सकते हैं, मारपीट हो गया तो इन लॉ से, हस्बैंड से, ब्रदर इन लॉ से मारपीट हो गया तो शी कैन डायरेक्टली फाइल कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन
पुलिस बहुत टाइम वो नहीं केस ले सकते हैं, वो शी कैन विद द लॉयर फाइल अ केस डायरेक्टली इन द कोर्ट। कहीं कहीं सर, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ज्यादा हिंसा देके, प्रताड़ना देके और उसको मतलब डिवोर्स देने के लिए बात कही जाती है और डिवोर्स के लिए केस भी कर देता है कितने लोग। नहीं, तो ये इस बात स्थिति में है कि ये बात है कि वो बहुत इम्पोर्टेंटली है कि हम इमिडिएटली वो उसको डाइवर्स नहीं मिलेंगे, डाइवर्स नहीं दे सकते हैं। ये कोर्ट में बहुत टाइम, हम कोर्ट लेने के टाइम में उसको समझाना पड़ेगा। वो डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट है, उधर वो समझाएंगे, बहुत को काउंसलिंग देंगे और केस बहुत साल चलेंगे। हाँ, एक वो तो कोर्ट का बात है मामला सर। है कि कोर्ट का बात है कि उसको इमिडिएटली तुरंत अलग नहीं करना है, क्योंकि वो बात लॉ का वो बात नहीं है। वो थोड़ा समझौता करना है। हाँ, समझौता करना है, थोड़ा टेंशन हो गया है, सो उसको हम साथ में लेना है। इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसको साथ में नहीं रहना करके वो सोचते हैं। वो बहुत सा ये फंडामेंटलिस्ट क्या सोचते हैं, ये महिला हक पर काम करने के एनजीओज, वुमेन राइट्स एनजीओज, ये ह्यूमन राइट्स एनजीओज, ये कल्चरली विरोधी है। हम कल्चरल विरोधी नहीं है, वो महिला का भी हक है करके हम सोचना है। इसलिए मारपीट गाना है, मारपीट लेना है, कब उसको क्यों वो असर पड़ना है, वो नहीं होना चाहिए करके हम सोचना है। सर मैं ठीक है दो सर, सवाल बहुत बहुत पूछना धन्यवाद। चाहता हूँ। हेलो उमेश जी बोलिए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, यह ह्यूमन राइट्स का इशू है और उसमें भी वीमेन राइट्स का, हाँ तो थोड़ा सा मैं हट करके आप लोगों से एक सलाह लेना चाहता हूँ कि कोई भी मामले में कोई चार्जशीटेड है और वह मामला में उस आदमी का अवार्ड होता है या जीत होती है और इम्प्लीमेंटेशन दूसरे का होता है, तो ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। वो हेलो, लास्ट पार्ट उमेश जी थोड़ा फिर बताएंगे। मैं कहना चाहता हूँ किसी मामले में सैकड़ों लोग चार्जशीटेड हैं किसी केस में, और जब उस केस में ये लोग बरी होते हैं, अवार्ड हो जाता है और अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन गैर चार्जशीटेड लोग के नाम से होता है, तो ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन में आता है कि नहीं? हाँ हाँ, सी कानून के विरुद्ध हम ऊपर कोई आ गए तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अब दो पार्ट उसको देखना है, क्योंकि मैं आपके ऊपर मारपीट हो गया तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, वो है एक कानून उल्लंघन, उसको हम पुलिस स्टेशन ले जाना है। मैं उमेश जी मेरे को मार दिया तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, पहले बात में सोचना है। जी, उमेश जी पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन पे मेरे ऊपर कार्रवाई करना है। पुलिस उस टाइम में नहीं लेंगे तो वो आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा। आप केस कर सकते हैं पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो किस काम पे आपका मदद नहीं हो गया तो वो आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। सेम वे महिला को ऊपर पुरुष के साथ और पुरुष के थोड़ा हक उल्लंघन हो गया तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बात में है। बट वो पुलिस स्टेशन जाने के टाइम में पुलिस ये आपस का बीवी मामला है और हस्बैंड वाइफ का मामला है, आप जा सकते हैं घर के बोलने के, दैट इज ए ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वो मानव उल्लंघन है। क्योंकि स्टेट का रोल क्या था, वो रोल नहीं निभाया तो वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जब हम ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोर्ट और वुमेन्स राइट्स कमीशन हम जा सकते हैं वेरी क्लियरली। जी, और दूसरा सवाल है कि वो भारत में, इंडिया में हर आदमी का संवैधानिक अपना पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी और माने क्या बोलता है डिग्निटी का सवाल पैदा करता है, और जब डिग्निटी का सवाल है तो यहाँ हजारों कास्ट वाली जातियां रहती है भारत में, तो उसका एक पहचान भी देने का कानून बनता है। तो कानून यहाँ लाया गया कि हर आदमी के कास्ट का पहचान मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा जगह है वो जिसको यहाँ जमीन है या खतियान है उसी को जाति मिलेगा और लोग का नहीं मिलेगा, तो मानव और जाति होने का पहचान क्या ह्यूमन राइट का बैलेंस है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा टाइम बात करना है उमेश जी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये सोचना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पैदा होने के टाइम में हम इंसान पैदा हुआ जी, ये जात इंसान नहीं है, ये पुरुष इंसान नहीं है, महिला इंसान नहीं है। अब
इंडिया के बारे में हम लेंगे तो साउथ एशिया के बारे में लेंगे तो हम ये जात का बहुत बड़ा मामला हो गया, कास्ट का मामला। तो इसलिए हम 1948 में सोचा, तो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में हमें बहुत सारे मसला हो गया, इसलिए हम वो पहला यूडीएचआर में देखे तो वो बोल के ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री इन इक्वालिटी एंड डिग्निटी। उमेश जी ने बोल दिया वो समानता है और डिग्निटी का सवाल है करके। बट हम रोज चलने के टाइम में हम देखेंगे, भूमि आपके पास है, मेरे पास काम नहीं है, आपके पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है, आपके पास राज की पावर है, मेरे पास राज की नहीं है। इसलिए ये कास्ट का मसला बहुत ज्यादा है। सो गवर्नमेंट साथ में काम करना है, सिविल सोसाइटी काम में करना है, हम भी काम करना है। इसलिए आपने सोचा बहुत क्लियर से हम देख नहीं सकते हैं ना, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसको मान नहीं सकते हैं हमारे देश में, उसको मान नहीं हो रहा है। वो बहुत सारे मसले हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत कोशिश किया है कि ये इक्वालिटी बहुत लेना है, विमेंस राइट्स के बारे में बहुत सारे बोल दिया है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बात करने के टाइम में विमेंस राइट्स के बारे में बात करने के टाइम वो ज्यादा मसले उधर रख दिया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हम वो आइडेंटिटी रहना है कि वेदर यू आर डोमिनेंट कास्ट, वेदर यू आर लोअर कास्ट, वेदर यू आर दलित, आपका एक आइडेंटिटी रहना चाहिए। ये आइडेंटिटी सिर्फ साफ साफ आ सकता नहीं, उसके बारे में एम्प्लॉयमेंट रहना है, रोजगार भी रहना है, उसके साथ में लैंड रहना है। इसलिए ये गवर्नमेंट्स के साथ हम ज्यादा फाइट करना है कि उसका ये आइडेंटिटी मिलने के टाइम में इट्स नॉट ओनली अबाउट कास्ट, वो लाइवलीहुड के बारे में है, इसका राइट्स के बारे में है, बातचीत के बारे में है। इसलिए हम ये पॉलिटिकल राइट्स के जुड़ा हुआ बात ज्यादा करना है। ये वेलफेयर के बात में हम थोड़ी कमी बात करना है, क्योंकि हमको पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये सब मिलेगा, बट ये स्टेट के बारे में क्या बात करेंगे, स्टेट का रोल क्या है, ये डोमिनेंट फोर्स को कैसे वो मिटाना है, ये रोजगार को कैसे मिटाना है। तो इट शुड बी अ पॉलिटिकल राइट। हमें ज्यादा हमारा ये क्या डब्बी है, बॉक्स है, वो बॉक्स में बात करनी। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत सारे टाइम में बोल दिया है, वी आर इंडिपेंडेंट, हमको स्वतंत्रता मिला है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगा जब तक हम ये फाइट नहीं करेंगे पॉलिटिकल राइट में, बॉक्स पे और हमको जगह मिलने में। सो आई थिंक ये आइडेंटिटी के बारे में हम एक अलग टाइम में पूरी सेशन वो ज्यादा से ज्यादा हम बात करना चाहिए। थैंक्स उमेश जी वो सवाल उठने के। थैंक यू। ओके, अब 1 मिनट बचा है। दीपक जी, क्या बात करने का है आपको? 1 मिनट बचा है। Any other question? That's okay. Another 5-10 minutes. I take a fast ride. That's okay. Okay. No, I don't want to. I just want to thank Mr. Manohar Yeah. for a decent and wonderful presentation. And we'll have to arrange a series of such meetings. Let him give us his time and his schedule also, so that we can arrange a series of meetings, and we'll invite more and more people will join. Definitely, I'm sure. So that's all. You can close down now. Okay. Thank you, Deepak ji and then Harini ji. I am interested, so I think 2-3 questions आ गया है कि ये कमीशन के बारे में कैसे कंप्लेंट करना है, कहाँ ले जा सकते हैं। उमेश जी ने आइडेंटिटी के बारे में बात किया है और वुमेन्स राइट्स, और दूसरा कोई सवाल है तो हम आईपीसी, सीआरपीसी, कमीशंस और ये एक्ट, इसके बारे में हम बात करना है। सो आई थिंक आई एम फॉर इट। हम साथ साथ में चल सकते हैं इसको सीखने में और फैक्ट फाइंडिंग करने में। राजेश ने हाथ रेज, हरिणी राजेश ने हाथ रेज किया। राजेश जी प्लीज। हाँ, अरे थैंक यू मनोहर। हरिणी, 1 minute, Manohar. I got it. I saw his hand. Okay. हाँ, थैंक यू मनोहर। ये बहुत ही अच्छा सेशन था। मुझे लगता है कि हमारा जो पहले का आइडिया था ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी तरफ ही हमें जाना चाहिए। आप और टाइम देते हुए एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर तैयार कर सकते हैं तो सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, मुझे ऐसा लगता है।
Thank you, Rajesh. I will promise my commitment, and then Rajesh ji से बातचीत हुआ और दीपक जी से भी बातचीत हुआ. I will promise that I will go along with ICANN partners and IFA partners, and then see what better we can do. साथ साथ में हम जाएंगे. हमारे साथ क्या क्या है वो I will present एक training schedule. Go slow on the training schedule. Basic से हमें थोड़ा साथ साथ एक step हम आगे जाएंगे. That I'll do shortly. In another 2 weeks I'll present. Next week I'm not here. I'm in Geneva for a week, so that is why a little bit arrangements. So I will do it, Rajesh and Deepak ji. Thank you. Okay, Okay, thank you, thanks. Manohar, and thank you all. Thank you. Thank you once again. थैंक यू हरनी जी. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.